बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारी फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अकाउंटिंग की बैकग्राउंड को हम देखेंगे कि बैकग्राउंड को कवर करेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग का जो ओरिजिन है वो कहाँ से बना, अकाउंटिंग हम करते क्यों है, इसका मकसद क्या है। क्योंकि हर किताब का एक मकसद होता है, हर किताब का एक मकसद होता है। हम अंग्रेज़ी क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू क्यों पढ़ते हैं? भाई इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अंग्रेज़ी बोल सकें, अंग्रेज़ी लिख सकें, अंग्रेज़ी पढ़ सकें, उर्दू बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, उसका ये मकसद है। मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम प्लस माइनस कर सकें और मुख्तलिफ़ तरह के हिसाब के और फार्मूले हैं जिनको सीख के उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हर सब्जेक्ट का एक मकसद होता है। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मकसद है, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? इसका मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या चीज़ है? ये रिपोर्ट्स होती हैं। इसमें 5 रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स एक्चुअली 4 होती हैं, लेकिन ये 4 रिपोर्ट्स की एक्सप्लेनेशन एक फर्दर नोट्स गिवन होता है, तो इसको हम 5 रिपोर्ट्स का सेट कह देते हैं। वो नोट्स होते हैं पाँचों। तो भाई अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। अब सवाल ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे कैसे? इसका सारा तरीक़ेकार यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा है। उसमें हम पहले बनाएंगे जर्नल। इस जर्नल को सीखेंगे, ये अकाउंटिंग का सबसे पहले स्टेप है क्या? अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, या मेरे ख्याल में ये 3rd लेक्चर से शुरू होगा। इसके बाद लेजर पढ़ेंगे। जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एफएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको मैं एफएस के नाम से मुखातिब करवाऊंगा। तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? एफएस बनाना। एफएस कैसे बनता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है भाई हमारा पूरा साइकिल। अकाउंटिंग में ये लोग यही करते हैं। अब सवाल ये है कि ये अकाउंटिंग हम एफएस क्यों बनाते हैं? भाई रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं एफएस? सवाल उठता है ना। तो भाई कारोबार 3 तरह के लोग करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल अकेले करते हैं, या पार्टनरशिप करते हैं, या कंपनी बनाते हैं। 3 तरह के रोज़गार होते हैं। तो भाई इसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो भाई अगर ये कारोबार अकेले करना है, या पार्टनर के साथ करना है, या कंपनी बनानी है, कंपनी में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो भी कारोबार करोगे उसके क्या करोगे? खाते बनाओगे। क्या करोगे? उसके हम खाते बनवाते हैं। खाता जो है हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब भी कारोबार करेंगे, भाई कारोबार तो बड़ी चीज़ें हैं। छोटा सा दुकानदार आपके इलाके का अगर किसी पे कर्ज सौदा बेचता है, तो वो भी उसका एक खाता बनाता है। मिसाल के तौर पर उसने मुझसे शुगर, चीनी लिया 100 रुपये का, या घी लिया है 500 रुपये का, वो सारा वो लिखेगा इस तरह, ये कब का खाता बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग एक्चुअली है ही खाते बनाना। तो भाई आप क्या करोगे? हर कारोबार में लोग रिकॉर्ड बनवाते हैं। वो रिकॉर्ड बनाएंगे कैसे? वो यहाँ से सीखेंगे। खाते बनाएंगे कैसे? वो सारी यहाँ से सीखेंगे। अब भाई ये खाते अमूमन मुख्तलिफ़ मकासद के लिए लोग बनवाते हैं। इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाता है कि मुझे पता हो कि मेरा कारोबार कैसा चल रहा है। पार्टनरशिप के लिए लोग बनाते हैं, लेकिन पार्टनर के दरमियान सारी चीज़ें हिसाब किताब क्लियर हो तो उसके लिए रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग पूरी होती है। कंपनी के केस में वो कंपनी, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती है जिसमें प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। ये पब्लिक कंपनी क्या होती है? भाई जब भी कारोबार करो तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन पैसे जब हद से ज़्यादा चाहिए हो तो वो एक बंदा 2 बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते। तो क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूँ कि कंपनी बनवाई है,
ठीक है। कंपनी के लिए चाहिए पैसे 10 करोड़। अब 4 बंदे हैं जिनको पता है कि भाई कपड़े की कंपनी बनाते हैं, कपड़े की फैक्ट्री बनाते हैं। 4 बंदे हैं, 4 दोस्त हैं, उनको पता है कि कपड़े बनाने कैसे, मुख्तलिफ़ तरह की एक्सपर्टीज़ है। लेकिन 4 लड़कों के पास सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल के तौर पर एक के पास है 20 लाख, अगले के पास है 30 लाख, अगले के पास है 30 लाख और एक के पास है मिसाल के तौर पर 3 3 6 2 20, अगले के पास भी 20 लाख है। तो पूरे 100 लाख रुपए, 1 करोड़ इनके पास बन गया। भाई अभी भी 9 करोड़ रुपए चाहिए। ये 9 करोड़ रुपए ये मुख्तलिफ़ लोगों से इकट्ठे करते हैं शेयर के शक्ल में। ये शेयर क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में करवाऊँगा। तो ये दूसरे लोगों से ले लेते हैं। तो भाई इन्होंने 100 लाख मतलब 1 करोड़ इनके हैं और 9 करोड़ दूसरे लोगों के हैं, 10 करोड़ की कंपनी बन गई। अब कारोबार ये लोग चला रहे हैं, तो ये गबन भी कर सकते हैं ना। तो भाई रूल्स ये है कि ये लोग अपना रिकॉर्ड पाक साफ और बिल्कुल बग़ैर किसी एरर और फ्रॉड के बनाएंगे। ये एरर और फ्रॉड के बग़ैर रिकॉर्ड बनाना जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सीखते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड बनाते कैसे हैं ये इसके ज़रिए सीखेंगे। और रिकॉर्ड बनाते क्यों हैं, ताकि ये ख़ुद भी उसको देख ले और अगलों को भी दिखा सके। क्योंकि ये जो 9 करोड़ रुपए मुख्तलिफ़ बंदे लाए हैं वो इनसे पूछेंगे भाई तुम लोग कारोबार कर रहे हो, हमें बताओ कारोबार कैसे चला रहे हो, हमें अपने रिकॉर्ड और खाते दिखाओ। ठीक है, तो खाते इसलिए बनते हैं। अब अकाउंटिंग का लफ्ज़ जो है वो अकाउंट से निकला है, खाता। ठीक है, ये समझ लिया। खाता बनेगा कैसे, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये वजूद में कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हज़ारों सालों से लोग खाते बनवा रहे हैं, कारोबार हज़ारों सालों से चल रहे। पुराने ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह के खाते बनाते थे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के, साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ़ तरह के, अमेरिका में मुख्तलिफ़ तरह के। हर बंदा अपने तरीके से अकाउंट बना रहा होता था, लेकिन किसी का फॉर्मेट कोई मैच नहीं होता था। हर बंदा अपने इस्तेमाल के मुताबिक बनाता था। तो फिर क्या हुआ, एक बंदे के खातों की दूसरे को समझ नहीं आती थी, अगले की तीसरे को समझ नहीं आती थी। तो फिर सारी दुनिया से अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि चले एक फॉर्मेट बनाते हैं कि खाते बनाएंगे कैसे। लेकिन उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया उसके लिए उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इनकार मतलब उसको चूज़ किया। ये जर्नल जो है ये डबल एंट्री सिस्टम के ज़रिए बनता है। डबल एंट्री सिस्टम को किसने ईजाद किया या किसने इसका फाउंडर कौन है, वो एक बंदा है लूका पचोली। आज से 700-800 साल पहले एक उसने लूका, उसके पहले स्पेलिंग मुझे याद है, पचोली पी से आ रहे, पिक्योली टाइप लिखा है, लेकिन एक्चुअली उसकी प्रोनाउंसिएशन जो मैंने गूगल पे देखी थी लूका पचोली, एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडर वो है। ठीक है, तो लूका पचोली ने जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया था, तो पूरे दुनिया के अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि चलो ये डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीक़ेकार बनाया कि इस तरह बनाएंगे, लेजर इस तरह बनाएंगे। सारी दुनिया के अकाउंटेंट ने लेजर्स बनाए, उसमें से जो बेहतरीन था उसको सेलेक्ट किया। तो इसी तरह दुनिया के जो सारे मुंशी थे उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ें बनाई और उसमें से बाहमी रज़ामंदी से कुछ फॉर्मेट्स को सेलेक्ट किया, कुछ तरीक़ेकार को सेलेक्ट किया और उस चीज़ों को इकट्ठा करके एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड बनाया। तो 1973 में चलती थी एक कमेटी बनी थी IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो ये लोग अकाउंटिंग के ये स्टैंडर्ड्स और तरीक़ेकार को देख रहे थे। फिर बाद में वो ख़त्म हो गई। 2001 में IASB बना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये लोग अकाउंटिंग के तरीक़ेकार को देखते हैं। ये क्या कहते हैं, ये लोग पहले ISA इशू करते थे, IAS इशू करते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इन्होंने इशू करने, अभी इसमें भी IAS जो इन्होंने इशू किए थे इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे। जो IAS ख़त्म हो जाता है उसकी जगह IFRS नया इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स, इन्होंने कानून बनाया कि अकाउंटिंग इस तरीके से करना है। तो आपके जो लोकल मार्केट में जितनी भी किताबें ऑथर्स लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आया अगर वो फ्रैंकवुड हैं, आया अगर वो मुखर्जी एंड हनीफ हैं, अगर पाकिस्तान में एम ए गनी की किताब चलती है, या जो पाकिस्तान के CA के जो उस्ताज़ा हैं वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और जो अकाउंटिंग वो किताबें लिखते हैं, वो सारे इसी स्टैंडर्ड की बेस पे ही बनते हैं। दुनिया की अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड से नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हो अभी खाते, या साउथ अफ्रीका में बना रहे हो, या USA में, सारी इसी की बेसिस पे बनती है और इसी को लेकर ही अकाउंटेंट्स जो है वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं,
हमने क्या सीखा कि भाई अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको ईजाद किसने किया, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मकसद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या चीज़, ये इंशाल्लाह जब आप जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल पढ़ेंगे और एफएस पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट दे दूंगा। अगर वैसे आप पढ़ना चाहें तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिस्ट गूगल से भी देख सकते हैं, और IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में इसका पूरा पाँचों के पाँचों लिख के हैं। मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा इसको डिटेल से, क्योंकि ये हर एक स्टेटमेंट हमने डिटेल से बनवाना है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते क्यों हैं, ताकि लोगों को उसकी रिपोर्टिंग कर सकें। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे बताया था मालिकों के लिए बनाते हैं, ये मालिक एक बंदा है, इसके अलावा और बहुत सारे बंदे हैं जो यहाँ पे गिवन है कि जिनके लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और उन जिनके लिए हम ये बनाते हैं उनको कहते हैं यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस्तेमाल करने वाले लोग, उनमें कंपनी के मालिक, ठीक है, ये लोग आ गए। मालिकों को शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। इसके अलावा सरकार क्यों देखती है, FBR अगर पाकिस्तान में देख ले, या SECP कंपनियां जिसके साथ बनती है, रेगुलेटर है, वो भी लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। FBR भी देखता है कि भाई तुम कारोबार तो कर रहे हो, या तुम कमा भी रहे हो कि नहीं, अगर कमा रहे हो तो टैक्स दे रहे हो कि नहीं, अगर टैक्स दे रहे हो तो भाई पूरा दे रहे हो या कम दे रहे हो, छुपा तो नहीं रहे कुछ। तो FBR भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स, कोई बंदा आपकी कारोबार में फर्दर पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, नया शेयर होल्डर हो, तो भी आपकी कंपनी को देखेगा कि भाई कमी कमा भी रही है कि नहीं, कमाएगी तो पैसे डालेगा ना वो आपकी कंपनी में। इसके अलावा आपके कर्जदार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कि कहीं इसकी कंपनी डिफ़ॉल्ट ही ना कर जाए, ये बैंकरप्ट ना हो जाए, तो फिर मेरा कर्ज कौन देगा। इसी वजह से वो जब भी आप मिसाल के तौर पर बैंक से लोन मांगते हैं तो बैंक भाई आपका क्या करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कंपनी के, कि कंपनी परफॉर्म कर रही है कि नहीं। अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है तो बैंक आपको लोन देगा, अगर आपकी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही तो फिर आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो ये जो आज का लेक्चर, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनेशन को। ये लेक्चर सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बनाया है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते क्यों है, इसका मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या चीज़ है भाई, रिपोर्ट्स है, इसमें 5 तरह के रिपोर्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं चले आज ही समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ठीक है। अगर ये मैं अपने साथ नोट के तौर पे रिकॉर्ड करूँ तो लेक्चर 1 में, ताकि मुझे याद हो कि मैंने क्या पढ़ा है। तो इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या चीज़ है। इसमें जो सबसे पहले है ना, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। स्टैंडर्ड के मुताबिक आजकल इसका नाम चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसको कुछ लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक आजकल जो नाम यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कहाँ पे गिवन है, ये IAS 1 में इसका पूरा लिस्ट गिवन है। तीसरा इसमें है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अगला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आखिर में 5वां है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप गौर से देखें, एक्चुअली ये 4 जो है ये स्टेटमेंट्स हैं, ये नोट्स इसके साथ एडिशनल इनके एक्सप्लेनेशंस और
कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे होती हैं। भाई ये क्या है, बैलेंस शीट अगर कोई पूछे क्या चीज़ है तो सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है। और क्या है, इससे कंपनी की पोजीशन का पता चलता है। अब आप किसी से पूछे भाई तुम्हारी हालत कैसी है, तो आप अमूमन जो बड़े फ्रैंक होते हैं आपस में कहते हैं भाई क्या पोजीशन है आपकी, ठीक है। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की हालत क्या है। और कब ये बनता है, किसी ख़ास दिन के लिए। इसके ऊपर लिखा होता है एज 8 तारीख़ 31/12/2024 मिसाल के तौर पर लिखा है। इसका मतलब है कि भाई इस कंपनी की हालत इस तारीख़ को कैसी है। ये किसी ख़ास एक तारीख़ पे बनता है जिस पे हमें पता चलता है कि उस ख़ास तारीख़ को कंपनी की हालत कैसी थी, ठीक है। इसमें कंपनी के सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जिससे हमें कंपनी की पोजीशन का पता चलता है। इसमें होता है क्या, वो बड़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया किसी ख़ास मुद्दत में। ये किसी ख़ास पीरियड के लिए बनता है, ये किसी ख़ास दिन पे बनता है, लेकिन इसमें पूरे पीरियड का जिक्र होता है। पूरा पीरियड पूरा साल भी हो सकता है, सेमी एनुअली, ये एनुअली कह सकते हैं ईयर वाले को, और ये सेमी एनुअली। क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली कितने का होगा, 3 महीने का। इसके अलावा ये मंथली भी हो सकता है, 1 महीने का। वीकली भी हो सकता है, 1 हफ्ते का। डेली भी हो सकता है, 1 दिन का। तो ये जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं इनकी तारीखें लिखी होती हैं फॉर दी ईयर इंडेड 31/12/24। ईयर इंडेड अगर लिखा है तो पूरे साल का है। सेमी एनुअली अगर लिखा हो हाफ ईयर तो आधे साल का है, 6 महीनों का। क्वार्टर फॉर दी क्वार्टर एंडेड तो वो 3 महीने का। मंथ का, वीक का, जिसका भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये उस ख़ास पीरियड का है। ये चारों के चारों, लेकिन सिर्फ वाहिद ये शीट है जो एक ख़ास दिन पे बनता है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता है कि भाई एक पीरियड में हमने कितना कमाया या हमने नुकसान किया। उसके बाद कैश फ्लो में क्या होता है स्टेटमेंट में कि भाई हमसे कितना कैश गया और कितना कैश हमारे पास आया। इसमें सिर्फ कैश की बात होती है, ठीक है, फ़ायदे नुकसान की नहीं, सिर्फ कैश की। इसमें चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी किसको कहते हैं, कारोबार में मालिकों की कितने पैसे हैं, उस मालिकों के पैसे में जितना चेंज आएगा उसको चेंजेस इन इक्विटी में हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब ये बनाएंगे। और नोट्स में क्या होता है, इनमें जो फिगर्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस होती है, ठीक है। कारोबार का लिखा होता है कि भाई कारोबार का दफ्तर कहाँ पे है, उसके एड्रेस के बारे में यहाँ पे लिखा होता है। उसके ऑब्जेक्टिव, भाई कारोबार करती क्या है, कपड़ा बनाती है या फर्नीचर बनाती है, उसके बारे में। इसके अलावा इन चीज़ों में जो जो चीज़ें फिगर्स कम हो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ख़र्चे का एक फिगर लिखा हो 1 करोड़, लेकिन यहाँ पे उसके डिटेल्स गिवन होगी कि भाई ये 1 करोड़ में बिजली का ख़र्चा कितना है, गैस का ख़र्चा कितना है और तनख्वाहों का खर्चा कितना है। ये सारे डिटेल्स इसमें गिवन होते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत सीखा कि होते क्या हैं, ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं वो पढ़ा, डेफिनेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें क्या है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मकसद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगर अंग्रेज़ी का मकसद है अंग्रेज़ी सीखना पढ़ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है खाते बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ठीक है। बनाएंगे कैसे, जर्नल, लेजर, ट्रायल और एफएस बनाएंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के, मेरे ख्याल में 3rd लेक्चर, इसके बाद वाले में कमिंग लेक्चर में डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे। इसमें बैकग्राउंड पढ़ा, कमिंग में डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, उसूल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज पढ़ी है, यूज़र्स को सीखा है कि भाई यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा भी है बहुत सारे, लेकिन वो इंशाल्लाह आईएएस में आहिस्ता आहिस्ता जितने आएंगे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब IS1 को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये जो इंडिविजुअल और बिज़नेस का हमने सीखा कि भाई कारोबार अकेले भी हो सकता है, किसी 2 पार्टनर्स के साथ, और कंपनी भी बड़ी बनवा सकते हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स जो है ये किस्म इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंट्स बनाना, अकाउंट किसे कहते हैं, सादा ज़ुबान में खाते को कहते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इससे ही आगे चलेंगे, क्योंकि इन लेक्चर्स को कड़ियों के तौर पे हम देखेंगे।
जब आपको बैकग्राउंड का पता ना हो आप फर्दर पढ़ नहीं सकते। लेक्चर 2 को पढ़ने से पहले आपको लेक्चर 1 को पढ़ना होगा, लेक्चर 3 से पहले आपको लेक्चर 2 को, क्योंकि ये सीक्वेंस में सीखेंगे। जब जर्नल सीखेंगे तो उसके बाद लेजर सीखेंगे। जर्नल एक बंदे को ना आता हो तो वो लेजर नहीं सीख सकता, लेजर ना आता हो तो वो ट्रायल नहीं सीख सकता, और ट्रायल ना आता हो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवा सकता। ठीक है, तो इसको इकट्ठे करके इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक के बाद एक। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।